नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल धीवर एकेडमी पर। दोस्तों आज का जो हमारा क्लास होने वाला है वो क्लास नंबर 40वां होने वाला है। और आज की क्लास का जो हमारा विषय रहने वाला है वो बाल विकास, जिसे आप लोग सीडीपी के नाम से जानते हो। और आज की क्लास का जो हमारा टॉपिक रहने वाला है वो संज्ञानात्मक विकास का हम लोग मैराथन क्लास करेंगे, ठीक है। तो प्रॉपर आप लोगों का जो जो महत्वपूर्ण आप लोगों का टॉपिक है बाल विकास में, तो उस टॉपिक में जितने प्रकार से प्रश्न बन सकते हैं उन सारे प्रश्नों को आप लोगों को सामने लेकर के आ रहा हूँ, क्योंकि उसमें से ना अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है। तो इसलिए आप लोगों का ना बढ़िया सा तैयारी हो, इसीलिए आप लोगों का मैराथन क्लास के रूप में आप लोगों का प्रॉपर टॉपिक वाइज लेकर के आ रहा हूँ। और उसके बाद ना जो आप लोगों का महत्वपूर्ण टॉपिक कवर हो जाएगा, उसके बाद जनवरी से हम लोग ना मिक्स मैराथन करेंगे। मतलब पूरे सिलेबस से आप लोगों का जो मैराथन क्लास है ना वो लेकर के आऊँगा, जो क्वेश्चन रहेगा वो, जिसमें आप लोगों का लगभग 1 महीना मैराथन क्लास करोगे ना तो बेहतरीन तरीके से आप लोगों का बाल विकास की तैयारी हो जाएगा। तो चलिए सबसे पहले आप लोगों को ना संज्ञानात्मक विकास क्या होता है ये बता दूं, और उसको बताने के बाद ना इसमें जितने प्रकार से 30 से 35 प्रश्न बन सकते हैं उन सारे 35 प्रश्नों को हम लोग प्रैक्टिस करते हुए चलेंगे, ठीक है। और आप लोगों को क्या करना है, ध्यानपूर्वक इसको पढ़ना है और पढ़ करके ना जो जो चीज़ें अगर नोट करने के लिए बोलूँगा उन तमाम चीज़ों को नोट करते हुए भी चलिएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए सबसे पहले आप लोगों को ना संज्ञानात्मक विकास क्या होता है इसके बारे में बता दूं। तो संज्ञानात्मक विकास का जो सिद्धांत है वो 3 प्रकार के, मतलब 3 जो मनोवैज्ञानिक है उन्होंने दिया था। सबसे पहले जो दिया था वो जीन पियाजे ने दिया था, सब जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करके। दूसरा जो है वो वाइगोस्की ने दिया था, और वो जो है ना वो वाइगोस्की का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो है वो ब्रूनर का संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत करके ना 3 लोगों ने संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था। पियाजे ने दिया था, ब्रूनर ने दिया था और वाइगोस्की ने दिया था। तो इन तीनों को आप लोगों को याद रखना है। और सबसे मान्य जो है ना, मतलब जो सबसे अधिक जो फेमस है, जो सबसे ऑथेंटिक है, वो जीन पियाजे का संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत को सबसे ज़्यादा माना जाता है, ठीक है। तो थोड़ा सा आप लोग ना जीन पियाजे के जीवन परिचय के बारे में थोड़ा सा पढ़ लो, शॉर्ट्स में आप लोगों को बता देता हूँ। जीन पियाजे जो है वो स्विट्जरलैंड के प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक थे, जिनका जन्म जो है ना वो 9 अगस्त 1896 को हुआ था। कब? तो 9 अगस्त 1896 को उसका जन्म हुआ था स्विट्जरलैंड में, ठीक है। और उन्होंने 22 वर्ष की अवस्था में जंतु विज्ञान में पीएचडी की डिग्री अर्जित किया था। और उन्होंने ना लगभग 400 से अधिक पुस्तकों को लिखा था, और उनकी जो मृत्यु है ना वो 1980 में हो गया था, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा जो मान्यता है ना वो जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आएगा कि संज्ञानात्मक विकास क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा, मैं आप लोगों को बताता हूँ जीन पियाजे के अनुसार। तो जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बच्चे दुनिया को समझते हैं, सीखते हैं, उसमें याद करना, सोचना, तर्क करना, समस्याओं को सुलझाना, इन तमाम प्रकार की जो क्रियाएं हैं, जो मानसिक क्रियाएं जो होता है ना, उसे जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास का कहा। क्या कहा? तो उसे जीन पियाजे ने क्या बोला? संज्ञानात्मक विकास की संज्ञा दिया, उसे श्रेणी दिया। मतलब किस प्रकार से एक बच्चा जो है वो सोचता है, वो याद करता है, तर्क करता है, किसी भी समस्या को सुलझाता है। तो इन प्रकार की जो एक्टिविटी जो बच्चा करता है ना उसे संज्ञानात्मक विकास कहते हैं। समझ में आया आप लोगों को संज्ञानात्मक विकास किसे कहते हैं? चलिए अब आप लोगों को ना संज्ञानात्मक विकास के जो 4 चरण हैं उसको बता दूं। मतलब जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के मुख्यतः 4 प्रकार के चरण बताया है। किन्होंने? तो जीन पियाजे ने बताया। इन चारों चरण को आप लोगों को नोट करके रखना है, वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ध्यान से सुनिएगा और नोट करके रखिएगा अगर पहली बार सुन रहे होंगे तो, क्योंकि ये महत्वपूर्ण होता है। पूछा जाता है अक्सर कि जीन पियाजे की जो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत है वो कौन सा है, इनमें से कौन सा है, इनमें से कौन सा नहीं है। जीन पियाजे की दूसरा सिद्धांत कौन सा है, पहला सिद्धांत कौन सा है, 4 अवस्थाओं में पहला अवस्था कौन सा है, दूसरा कौन सा है, तीसरा कौन सा है, चौथा कौन सा है। ऐसे प्रश्न फैक्चुअल पूछा जाता है। तो आप लोगों को याद रखना है उसके 4 अवस्थाओं को, और उसके 4 अवस्था में जो सन को डिवाइड किया है उसको भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। तो ध्यान से सुनिएगा आप लोग, ठीक है। सबसे पहला जीन पियाजे का जो पहला
अवस्था है वो संवेदी पेशी अवस्था है। क्या? तो सबसे पहला जो अवस्था है जीन पियाजे का वो संवेदी पेशी अवस्था है और उसका जो एज है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की है। मतलब 0 से 2 वर्ष जो है ना उसे संवेदी पेशी अवस्था के नाम से जानते हैं। नोट करके रखिए, इंपॉर्टेंट है आप लोगों के लिए। दूसरा जो अवस्था होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा। क्या? तो दूसरा जो जीन पियाजे का सिद्धांत है वो जो अवस्था 4 बांटा है उसमें दूसरा जो है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है जिसकी जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष तक की है। उसके अलावा तीसरा जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है। क्या? तो तीसरा जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था है जिसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की है। और चौथा जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है या औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोला जाता है। दोनों में से कोई भी बोल सकते हो, ठीक है। अगर इसको मूर्त लिखे हो तीसरा को तो चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था लिख लेना ज़्यादा बेटर रहेगा। और इसका जो एज है वो 11 वर्ष से लेकर के अधिक बोलते हैं या 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की आप लोग मान सकते हो, ठीक है। ये चारों अवस्था को आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, आप लोगों को बता रहा हूँ। और सबसे पहला जो अवस्था जीन पियाजे ने बताया जिसे क्या बोला था तो संवेदी पेशी अवस्था बोला था। तो इस अवस्था की थोड़ा सा एक पॉइंट में आप लोगों को इस अवस्था की विशेषताएं बताऊं ना तो इसमें जो बच्चे होते हैं वो इंद्रियों और क्रियाओं के माध्यम से सीखते हैं। इंद्रियों का मतलब ये होता है कि एक जो इंफॉर्मेशन है वो किस प्रकार से हम लोग ग्रहण करते हैं। तो हम लोगों की जो 5 इंद्रियां हैं कौन कौन सा? सबसे पहले आँख, दूसरा नाक, तीसरा कान, चौथा मुंह और पांचवा जो है वो त्वचा। तो इन 5 इंद्रियों के माध्यम से हम लोग किसी भी जानकारी को क्या करते हैं? ग्रहण करते हैं। चाहे वो देख करके हो, चाहे वो सुन करके हो, चाहे वो चख करके स्वाद को हो जाए, चाहे वो स्पर्श करके। तो इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं? जो इन्फॉर्मेशन है, जो जानकारी है उसको कलेक्ट करते हैं। तो सबसे पहला जो फर्स्ट में ना संवेदी पेशी अवस्था है उसकी जो विशेषताएं हैं उसमें बच्चे जो है वो इंद्रियों के माध्यम से क्या करते हैं? क्रियाएं करते हैं या इंद्रियों के माध्यम से सीखते हैं किसी भी चीज़ को। दूसरा जो अवस्था होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा और इस अवस्था में बच्चे क्या करेंगे? प्रतीकों और भाषा का माध्यम से उपयोग करेंगे। क्या? तो प्रतीकों मतलब सामने जो चीज़ देखेंगे, प्रतीक देखेंगे उसको देख करके सीखेंगे और छोटे छोटे शब्द बोल करके सीखेंगे भाषा के माध्यम से। तो ये इसकी विशेषता है। तीसरा अवस्था कौन सा है? तो तीसरा जो है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा। इसका जो एज है वो 7 से 11 वर्ष हो जाएगा और इसकी जो विशेषताएं होंगी ना वो ठोस चीज़ों के बारे में तार्किक रूप से सोचते हैं। ठोस चीज़ें का मतलब ये होता है कि जो सामने चीज़ें जो रखी हुई है, जो बच्चे अपने आँखों में देखते हैं सामने ना, तो उसे देख करके उसके बारे में सोचेंगे ना तो वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था की विशेषताएं कहलाएंगी। तो ये एक एक जो विशेषता है वो आप लोगों को याद रखना है। उसके अलावा चौथा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था जिसकी जो एज है वो 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष तक की होगा और इसके जो विशेषताएं हैं ना वो बच्चे अमूर्त अवधारणाओं के बारे में सोच सकते हैं। अमूर्त अवधारणा कहने का मतलब ये है कि बच्चा वो चीज़ के बारे में भी सोच सकता है जो उसके आंखों के सामने ना हो, जो वो कभी देखा ना हो, इस प्रकार की चीज़ों के बारे में भी सोच सकता है। जैसे मान करके चलो किसी प्लेन के बारे में सोचना, आज तक कि वो जो बच्चा वो प्लेन में बैठा तक नहीं है लेकिन उसके बारे में जो एज होगा 11 से 15 वर्ष का बालक वो सोच सकता है कि प्लेन कैसे उड़ता होगा, प्लेन के अंदर कैसा कैसा सीट होगा। इस प्रकार की जो इमेजिनेशन है ना वो बच्चा अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था में कर सकता है। तो जीन पियाजे के अनुसार ये 4 भाग में बांटा है, इसको आप लोगों को याद रखना है चारों भागों को। अब आप लोगों को मैं ये सारा चीज़ क्यों बता रहा हूँ? इसीलिए बता रहा हूँ ताकि आप लोगों का एक जो प्रारूप है वो बन सके, एक प्रकार की जो भूमिका है वो बन सके। इसके बाद जब आप लोग क्वेश्चन को पढ़ोगे ना तो बहुत ज़्यादा ईजी होगा आप लोगों के लिए, अच्छे से समझ पाओगे। मैं आप लोगों को केवल प्रश्न करा दूँ, उत्तर बता दूँ, उसके बाद चला जाऊँ तो मेरा तो फ़ायदे हो जाएगा कि चलो मैंने आप लोगों को बता दिया, लेकिन जब तक आप लोग समझ नहीं आएगा तो आप लोगों का कोई फ़ायदे होगा क्या? नहीं होगा। तो मेरा मकसद हमेशा आप लोगों को यही रहता है कि आप लोगों को पहले अच्छे से मैं समझाऊं, आप लोगों को समझ में आना चाहिए। जितना भी पढ़ाऊं, भले एक दिन में एक क्लास लूं लेकिन जितना भी पढ़ाऊं आप लोगों को समझ में आना चाहिए, ये मेरा मकसद रहता है हमेशा, ठीक है। तो चलिए ज़्यादा देर ना करते हुए अब सबसे पहला प्रश्न क्रमांक फर्स्ट को ध्यान से पढ़िए। बच्चों के सीखने के तरीकों पर सबसे पहला अध्ययन करने वाले व्यक्ति थे। ऑप्शन ए जीन पियाजे और L.N. वाइगोस्की, ऑप्शन बी जीन पियाजे और ब्रूनर, ऑप्शन सी L.N. वाइगोस्की और ब्रूनर,
या ऑप्शन डी ब्रूनर और स्पीयरमैन। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले आप गेस कीजिए, फिर विस्तार पूर्वक मैं आप लोगों को इसका आंसर दे दूंगा। तो प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे और एल एन वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को सीखने के तरीके पर सबसे पहला अध्ययन करने वाला व्यक्ति। तो बच्चे कैसे सीखते हैं, इसका जो अध्ययन करने वाला पहला व्यक्ति था वो जीन पियाजे और एल एन वाइगोस्की था। तो ये चीज़ आप लोगों को नोट करना है, हमेशा इस प्रकार के जो प्रश्न है वो पूछा जाता है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक फर्स्ट का जो करेक्ट आंसर है ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और ये फैक्चुअल प्रश्न है, तो इसीलिए आप लोगों को इसे नोट करके रखना है। चलिए प्रश्न क्रमांक दूसरा को अब ध्यान से पढ़िए। पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन ए भाषा विकास, ऑप्शन बी यौन विकास, ऑप्शन सी संज्ञानात्मक विकास या ऑप्शन डी सामाजिक विकास। तो क्या इसका आंसर होगा, पहले अब बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 2 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संज्ञानात्मक विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे मुख्य रूप से किसके अध्ययन के लिए जाने जाते हैं? तो पियाजे जो है वो संज्ञानात्मक विकास के लिए सबसे ज़्यादा जाने जाते हैं। अब भी आप लोगों को थ्योरी टाइप से बताया ना पूरे के पूरा, और हम लोगों का टॉपिक भी क्या है जी, संज्ञानात्मक विकास ही है। तो जीन पियाजे जो मुख्य रूप से जाने जाते हैं जिसके अध्ययन के लिए, वो संज्ञानात्मक विकास है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट है। तो ये चीज़ें आप लोगों को याद रखना है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से, तो इसको भी ध्यान से पढ़िएगा आप लोग। प्रश्न क्रमांक 3 को ध्यान से पढ़िए। संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है? ऑप्शन ए अभियोग्यता का विकास, ऑप्शन बी बच्चों का विकास, ऑप्शन सी शारीरिक कौशल का विकास या ऑप्शन डी व्यक्तिगत विकास। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए अभियोग्यता का विकास करेक्ट हो जाएगा। कैसे? संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है, तो संज्ञानात्मक विकास का जो अर्थ है वो अभियोग्यता के ही ने विकास होगा जी। इसका मतलब क्या होता है अभियोग्यता का? अभियोग्यता का मतलब यह है कि आपके अंदर किसी भी प्रकार की तर्क करना, सोचने का, समस्या का समाधान करने का, तो इस प्रकार की जो आपके अंदर जो एबिलिटी है, जो योग्यता है, उसका विकास होना ना संज्ञानात्मक विकास होता है, कॉग्निटिव डेवलपमेंट होता है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 3 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। और भाषा सीखने में आप लोगों का मस्तिष्क का विकास बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, तो ये ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, अभियोग्यता का विकास। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। ये प्रश्न क्रमांक 4 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? ऑप्शन ए मौलिक अनुसंधान, ऑप्शन बी प्रायोगिक अनुसंधान, ऑप्शन सी क्रियात्मक अनुसंधान या ऑप्शन डी मूल्यांकन अनुसंधान। तो क्या इसका आंसर होगा, गैस कीजिए पहले। तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए मौलिक अनुसंधान करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से किस आधार पर जीन पियाजे ने मानव विकास का संज्ञानात्मक सिद्धांत दिया? तो जीन पियाजे ने जो मानव विकास का सिद्धांत में संज्ञानात्मक सिद्धांत जो दिया, वो मौलिक अनुसंधान करके दिया है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रखना है इसको। ठीक है, तो प्रश्न क्रमांक 4 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए मौलिक अनुसंधान करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 5 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया था। ऑप्शन ए कोहलबर्ग द्वारा, ऑप्शन बी एरिक्सन द्वारा, ऑप्शन सी स्किनर द्वारा या ऑप्शन डी जीन पियाजे द्वारा। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जीन पियाजे करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के बौद्धिक विकास के 4 सुस्पष्ट स्तरों को पहचाना गया। बच्चों के जो बौद्धिक स्तर है या संज्ञानात्मक विकास का जो स्तर है, वो 4 सुस्पष्ट स्तर बोला है, तो वो जीन पियाजे ही ना दिया है जी। अभी आप लोगों को थ्योरी में पहले बताया ना, क्लास शुरू होने से बताया था ना आप लोगों को, जो जीन पियाजे है वो संज्ञानात्मक विकास को या बौद्धिक विकास, संज्ञानात्मक विकास को ही बौद्धिक विकास कहा जाता है। तो
इसको 4 भाग में बताया था ना, 4 अवस्थाओं में अलग अलग। तो क्या क्या अवस्था थी, तो ध्यान से सुनिएगा एक बार और अच्छे से, जल्दी जल्दी बता देता हूँ, ठीक है। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था बताया था, जिसका जो एज है वो जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की बताया था। दूसरा जो अवस्था है वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था बताया था, जिसका जो एज है वो 2 वर्ष से लेकर के 7 वर्ष बताया था। तीसरा जो अवस्था होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, और इसका जो एज है वो 7 वर्ष से लेकर के 11 वर्ष तक की हो जाएगा। और चौथा जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जिसका जो एज है वो 11 वर्ष से 15 वर्ष तक की आप लोग मान सकते हो। तो ये 4 प्रकार की जो अवस्था है संज्ञानात्मक विकास में, ये किसने बताया था, तो जीन पियाजे ही ने बताया था जी, 4 प्रकार की जो अवस्था है वो। तो इन चारों अवस्थाओं को और 4 अवस्थाओं की जो एज है उसको आप लोगों को याद रखना है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 5 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 6 को पढ़िए अब। जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है। ऑप्शन ए 8 अवस्थाएं, ऑप्शन बी 5 अवस्थाएं, ऑप्शन सी 6 अवस्थाएं या ऑप्शन डी 4 अवस्थाएं। तो क्या इसका आंसर होगा। तो प्रश्न क्रमांक 6 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी 4 अवस्थाएं करेक्ट हो जाएगा। कैसे, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की कितनी अवस्थाओं की व्याख्या की है। अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक 5 में बताया ना, जीन पियाजे ने संज्ञानात्मक विकास की 4 अवस्थाएं बताए हैं। सबसे पहले संवेदी पेशी अवस्था, दूसरा जो होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, और चौथा जो होगा वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 अवस्थाएं जीन पियाजे ने दिया है, आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। प्रश्न क्रमांक 7 को पढ़िए अब। जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। ऑप्शन ए ज्ञानेंद्रिय अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक की अवस्था, ऑप्शन सी पूर्व संक्रिया की अवस्था या ऑप्शन डी मूर्त संक्रिया की अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। अब भी बताया हूँ, इससे पहले प्रश्न में बताया हूँ, सबसे पहले क्लास शुरू होने से भी पहले बताया था, तो गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए इस प्रकार से। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 7 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पूर्व संक्रिया की अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की द्वितीय अवस्था है। तो जीन पियाजे ने 4 प्रकार की अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था। सबसे पहला जो अवस्था होगा वो संवेदी पेशी अवस्था कहलाता है, और संवेदी पेशी अवस्था को ज्ञानेंद्रिय अवस्था भी कहा जाता है। दूसरा जो अवस्था होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था होगा, बताया था ना आप लोगों को, तो ये आप लोगों को याद रखना है। तीसरा जो होगा वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था होगा, और चौथा जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा। ऐसे आप लोगों को याद रखना है, ऐसे ही प्रश्न पूछा जाएगा आप लोगों से, ठीक है। और आप लोग एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं जितना भी प्रश्न लेकर आया हूँ कोई ना कोई एग्जाम में पूछा गया है, ऊपर से ये पात्रता परीक्षा के लिए पूछा गया है, चाहे वो सी टेट हो, चाहे वो सी जी टेट हो, चाहे वो यूपी टेट हो, चाहे वो बिहार टेट हो, अलग अलग जो टेट एग्जाम है वैसा प्रश्न जो है इसमें लाया हूँ। तो ऐसा जो प्रश्न है ना वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग अलग स्टेट का जो एग्जाम है ना तो उसके क्वेश्चन को ना उठा करके सीधे सीधे पूछ दिया जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए प्रश्न क्रमांक 8 को अब ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रिया अवस्था, ऑप्शन सी औपचारिक संक्रिया अवस्था या ऑप्शन डी संवेगात्मक गामक अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 8 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा, या मूर्त संक्रिया अवस्था करेक्ट हो जाएगा आप लोगों का। कैसे, जीन पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था निम्न में से कौन सी है। तो तीसरा अवस्था ऑप्शन नंबर बी ना हो जाएगा जी, मूर्त संक्रिया अवस्था या मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। तो 4 प्रकार के जो जीन पियाजे ने अवस्था बताया उसमें सबसे पहला जो अवस्था होगा वो संवेदी पेशी अवस्था हो जाएगा। क्या, तो संवेदी पेशी अवस्था सबसे हो जाएगा पहला, जिसे संवेगात्मक या गामक अवस्था भी बोला जाता है, और इसका जो एज है वो 0 से 2 वर्ष हो जाएगा। और दूसरा जो अवस्था होगा वो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जो 2 वर्ष से लेकर की 7 वर्ष तक की होगा। और तीसरा जो अवस्था है वो मूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, जो 7 वर्ष से लेकर की 11 वर्ष तक की हो जाएगा। और पूछा क्या है, संज्ञानात्मक विकास की तृतीय अवस्था पूछा है जीन पियाजे के अनुसार, तो तीसरा ऑप्शन नंबर बी ही ना हो जाएगा जी। और चौथा जो अवस्था होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक
संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था हो जाएगा, और इसका जो अवस्था है वो 11 वर्ष से या 15 वर्ष तक की हो जाएगा। तो ऐसे आप लोगों को याद रखना है, इंपॉर्टेंट है इसलिए बोल रहा था। आप लोगों को याद नहीं रहेगा तो ऐसे प्रश्न बिल्कुल भी नहीं बनेगा आप लोगों से, और याद रहेगा तो ऐसे चुटकियों में बनेगा जी। आप लोग ऐसे प्रश्नों को देखोगे ना, जो पढ़े रहोगे, ईजी बनेगा और आप लोगों को ना प्राउड लगेगा, पता है। और शुरुआती का अगर आप लोगों का प्रश्न अच्छा बने ना, आप लोगों को याद आए ना, तो बाकी का जो भी प्रश्न होता है ना, तो वो भी अच्छा प्रश्न जाता है। मतलब आपका मेंटेलिटी ऐसा हो जाएगा कि ये तो सरल है, आराम से बना सकते हो। तो आपका जो माइंड है वो फ्री रहेगा, और फ्री रहेगा तो अच्छा अच्छा प्रश्नों को भी आप लोग आराम से, आपकी जो सोचने की क्षमता, समझने की क्षमता वो बढ़ेगा, और आंसर आप लोग हमेशा सही टिक मारोगे। आप लोग ना एकदम नर्वसनेस जो होता है ना शुरुआती में एग्जाम के, तो वैसा आप लोगों को बिल्कुल नहीं होगा। तो ध्यान से आप लोगों को पढ़ना है इसी प्रकार से। तो इसीलिए आप लोग ना उस चैप्टर को पहले सॉल्व करना जो आप लोगों को बहुत अच्छा पकड़ है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 9 को ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है कि ऑप्शन ए, बच्चों की सोच मात्रात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन बी, बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होती है। ऑप्शन सी, बच्चों की सोच वयस्कों से निम्न होती है। या ऑप्शन डी, बच्चों की सोच वयस्कों से बेहतर होती है। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 9 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चों की सोच गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है, करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे के सिद्धांत का प्रमुख प्रस्ताव है। तो जीन पियाजे ने जो सिद्धांत दिया उसका जो प्रमुख प्रस्ताव है वो है, बच्चों की जो सोच होता है वो गुणात्मक रूप से वयस्कों से भिन्न होता है। मतलब एक जो वयस्क होंगे वो, और उसके अलावा जो बच्चे होंगे वो, तो दोनों का जो सोचने समझने का जो तरीका होगा वो गुणात्मक रूप से भिन्न होता है, ये जीन पियाजे ने कहा था। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 10 को अब ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी प्रतिमान, ऑप्शन सी मानसिक मैप, या ऑप्शन डी मानसिक उपकरण। तो क्या इसका आंसर होगा, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 10 का जो करेक्ट आंसर होगा वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्कीमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे के अनुसार विशिष्ट मनोवैज्ञानिक संरचनाएं अनुभव से ही अर्थ निकालने के व्यवस्थित तरीके को क्या कहा जाता है? तो जीन पियाजे के अनुसार इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है उसे स्कीमा कहा जाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। अब आप लोगों के मन में ये सवाल आ सकता है कि स्कीमा क्या होता है, मेरे को समझ नहीं आया। तो आप लोगों को समझा देता हूँ स्कीमा क्या होता है, ध्यानपूर्वक सुनिएगा। स्कीमा का मतलब होता है, स्कीमा एक तरह का मानसिक ढांचा होता है जिससे हम ना दुनिया को समझते हैं, सोचते हैं और सीखते हैं दुनिया के बारे में। अगर आप लोगों को एक सरल उदाहरण के थ्रू समझाने की कोशिश करूं कि स्कीमा क्या होता है, तो ध्यान से सुनिएगा। जब एक बच्चा किसी 4 पैर वाले जानवर को देखता है ना पहली बार, मान के चलो एक बच्चा जो है वो पहली बार कुत्ते को देखा, और देख करके वो ये समझा कि एक कुत्ता का ना क्या होता है, वो 4 पैर होता है, और इस प्रकार से जीभ को बाहर निकाल के हकलाता रहता है। तो वो उन्होंने अपने दिमाग में अपना एक स्कीमा बनाया कि 4 पैर वाला जो होता है वो कुत्ता होता है, ठीक है। और वो बच्चा पहली बार उस जानवर को देखा है। अब ठीक उसी प्रकार के जानवर को वो दूसरा देखता है, मान के चलो वो बकरी देखता है, वो भी 4 पैर है। तो वो अपने जो स्कीमा फिट है उसके दिमाग में वो ये सोचेगा कि ये भी कुत्ता है ना। तो इस प्रकार से उसका जो पुराना ज्ञान है जिसे उन्होंने पहली बार देखा और कुत्ता कहा, सेम टू सेम उसको भी अगर वो देखेगा 4 पैर उसका भी है, तो वो क्या करेगा, उसको भी वो क्या बोलेगा, कुत्ता बोलेगा। लेकिन जब धीरे धीरे उनको पता चलेगा ना कि ये जो जानवर है वो बकरी नहीं, वो कुत्ता ही है, तो इस प्रकार से जब अपने दिमाग में धीरे धीरे अनुभव के आधार पर ना बदलाव करेगा ना अपने आप में, और अपना जो दिमाग है उसको और उसका जो बदलाव करके बेहतर करेगा, अपना जो पुराना स्कीमा है उसको ना पियाजे ने क्या बोला है, तो स्कीमा बोला है। तो आप लोगों को समझ में आया स्कीमा क्या होता है। तो इस प्रकार की जो संरचनाएं होती है जो एक बालक या एक जो व्यक्ति है वो सोचता है, तो इस प्रकार की सोच को पियाजे के अनुसार स्कीमा कहा जाता है। आप लोगों को समझ में आ गया होगा, मुझे ये यकीन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं, तो ध्यान से इसको भी पढ़िएगा।
चलिए प्रश्न क्रमांक 11 को ध्यान से पढ़िए। मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया है? ऑप्शन ए जीन, ऑप्शन बी परिपक्वन प्रखंड, ऑप्शन सी स्कीमा अवधारणाएं या ऑप्शन डी विकास के क्षेत्र। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 11 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी स्कीमा अवधारणाएं करेक्ट हो जाएगा। कैसे? मानसिक संरचनाएं जो चिंतन के निर्माण प्रखंड है, इसके लिए जीन पियाजे ने किस शब्द पद का प्रयोग किया? तो इसके लिए पियाजे ने स्कीमा का प्रयोग किया है, ये आप लोगों को याद रखना। और स्कीमा को अवधारणाएं भी बोला जाता है। और अभी जस्ट आप लोगों को बताना स्कीमा क्या होता है। तो स्कीमा जो होता है, वो जो एक बच्चा है वो पहली बार किसी जानवर को देखेगा, 4 पैर वाले को, उसको मान के चलो वो बोलेगा कि ये कुत्ता है, और बाद में फिर उसी प्रकार के 4 पैर वाले जानवर को देखेगा तो उसको भी वो कुत्ता ही समझेगा, भले ही वे बकरी या बिल्ली क्यों ना हो। लेकिन बाद में वो जब समझेगा ना कि ये 4 पैर वाला जो जानवर है वो कुत्ता नहीं बकरी है, तो इस प्रकार से जब अपने अंदर जो स्कीमा पहले फिट किया हुआ था उसमें जब संशोधन करेगा ना, और उसको सुधारेगा और बेहतर बनाएगा अपने आप को और बदलाव करेगा उस स्कीमा को, तो वो पियाजे के अनुसार स्कीमा कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को समझ में आ गया होगा। सेम उसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 11 भी कहा है, मानसिक संरचनाएं, जैसे हम लोग मानसिक संरचना में 4 पैर वाले जानवर को कुत्ता बोल दिए थे ना, जो चिंतन निर्माण प्रखंड है, तो चिंतन से हम लोग क्या बोले कि हाँ ये कुत्ता हो सकता है बोल करके, और बाद में उसको सुधार करके हम लोग क्या बोले, जीन पियाजे के अनुसार जो शब्द दिए उसको वो स्कीमा बोले है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ऐसे आप लोग रिलेट करके पढ़ोगे ना जी, उदाहरण के थ्रू ना, तो कभी नहीं भूलोगे। आप लोग इमेजिन करके पढ़ा करो इस प्रकार के जो उदाहरण देता हूँ उसको। ठीक है, चलिए प्रश्न क्रमांक 12 को अब ध्यान से पढ़िए। पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है खाली स्थान कहलाती है। ऑप्शन ए प्रत्यक्षण, ऑप्शन बी समायोजन, ऑप्शन सी समावेशन या ऑप्शन डी स्कीमा। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी स्कीमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के अधिगम के संज्ञानात्मक सिद्धांत के अनुसार वह प्रक्रिया जिसके द्वारा संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। क्या? तो पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक संरचना को संशोधित किया जाता है। संज्ञानात्मक संरचना क्या होगा जी, कि हम क्या करेंगे, सबसे पहले कोई जानवर को देखेंगे पहली बार, हम उसे क्या समझेंगे, 4 वाला पैर वाला जो जानवर है उसे मान के चलो कुत्ता समझ लिए। ये हमारे दिमाग में क्या बन गया, एक संरचना बन गया। अब हम लोग उसी प्रकार के दूसरा जानवर को देखे 4 पैर वाला, उसको भी हम लोग क्या किए, इसको भी हम लोग कुत्ता समझे। लेकिन बाद में उसमें संशोधन किए, उसमें बदलाव किए, उसको सुधारे कि 4 पैर वाला जानवर केवल कुत्ता ही नहीं होता है, वो बिल्ली भी हो सकता है या बकरी भी हो सकता है। तो इस प्रकार के जब हम लोग उसमें संशोधन किए तो उसको क्या कहेंगे जी, स्कीमा ही ना कहेंगे। समझ में आया मैं कहने का मतलब क्या है मेरा। और संज्ञानात्मक विकास में जीन पियाजे ने क्या बोला है, अधिगम को। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 12 का जो करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी स्कीमा करेक्ट हो जाएगा। आप लोगों को याद रखना है ऐसे प्रश्न को। ठीक है, तो देखो एक के अंदर अनेक प्रकार की जो प्रश्न है वो छिपा हुआ है ना, और अच्छे से पढ़ोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। चलिए प्रश्न क्रमांक 13 को अब ध्यान से पढ़िए। बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी पियाजे की संरचना है? ऑप्शन ए स्कीमा, ऑप्शन बी अवलोकन अधिगम, ऑप्शन सी अनुबंधन या ऑप्शन डी प्रबलन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए। तो प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर है वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए स्कीमा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों के संज्ञानात्मक विकास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी संरचना है, मतलब पियाजे की संरचना कौन सी है। तो संरचना में हमेशा आप लोगों को स्कीमा लेना है पियाजे की संरचना में। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 13 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 14 को अब ध्यान से पढ़िए। छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात को संकेत करता है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। ऑप्शन ए संभिप्राय व्यवहार, ऑप्शन बी वस्तु स्थायित्व, ऑप्शन सी समस्या समाधान या ऑप्शन डी प्रयोग करना। तो क्या इसका आंसर होगा।
तो प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी वस्तु स्थायित्व करेक्ट हो जाएगा। कैसे? छिपी हुई वस्तुएं ढूंढ निकालना इस बात का संकेत है कि शिशु निम्नलिखित में से किस संज्ञानात्मक कार्य में दक्षता प्राप्त करने लगा है। तो वो वस्तु स्थायित्व हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और वस्तु स्थायित्व क्या होता है, अगर आप लोगों को और सरल तरीके से समझाओ ना, तो वस्तु स्थायित्व का मतलब होता है कि जब किसी वस्तु को नहीं देख सकते हम लोग, क्या हमारे सामने किसी प्रकार की वस्तु को हम नहीं देख सकते जो है, लेकिन फिर भी हम उसका महसूस कर सकते हैं कि वो चीज़ वहाँ पास है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 14 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। बच्चे क्या होते हैं, छिपी हुई वस्तुओं को ढूंढ निकालते हैं, तो वो इस बात के लिए संकेत करता है कि संज्ञानात्मक कार्य में कौन दक्ष प्राप्त कर रहता है। तो बच्चे जो है वो संज्ञानात्मक विकास में क्या कर रहे हैं, दक्षता प्राप्त करे, तो वो क्या कहलाएगा, वस्तु स्थायित्व कहलाएगा। ठीक है, तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए प्रश्न क्रमांक 15 को अब ना पढ़ते हुए चलते हैं, तो इसको भी आप लोग ध्यान से पढ़िए। तो प्रश्न क्रमांक 15 को पढ़िए। पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संवेदी प्रेरक चरण या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक चरण। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 15 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी संवेदी प्रेरक चरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है? तो बच्चा जो है वो वस्तु स्थायित्व को प्रदर्शित करता है, वो संवेदी पेशी चरण हो जाएगा। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और संवेदी प्रेरक चरण या संवेदी पेशी चरण का जो एज है वो 0 से 2 वर्ष है, मतलब जन्म से लेकर के 2 वर्ष तक की जो उम्र होता है उसे संवेदी प्रेरक चरण या संवेदी पेशी चरण कहा जाता है जीन पियाजे के अनुसार। और इस अवस्था में जो बच्चे हैं वो वस्तु स्थायित्व प्रदर्शित कर रहे हुए चलते हैं। और वस्तु स्थायित्व का जो मतलब होता है वो छिपी हुई वस्तु को भी क्या करता है, वो ढूंढ निकालता है। जो हमारी आंखों के सामने नहीं होता है उसके बारे में भी वो सोच सकता है, समझ सकता है और उसको ढूंढ करके निकाल सकता है। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी होता है उसे ना वस्तु स्थायित्व कहा जाता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना। और जन्म से 2 वर्ष का जो बालक होता है तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है, जो क्रिया है, उसको करने में ना दक्षता प्राप्त कर लेता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 16 को ध्यान से पढ़िए। किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त हो जाती है। ऑप्शन ए संवेदी गामक, ऑप्शन बी पूर्व परिचालन, ऑप्शन सी मूर्त परिचालन या ऑप्शन डी औपचारिक परिचालन। तो क्या इसका आंसर हो सकता है? तो प्रश्न क्रमांक 16 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए संवेदी गामक करेक्ट हो जाएगा। कैसे? किसी वस्तु के स्थायित्व की अवधारणा पियाजे के विकास के खालिस्तान चरण में प्राप्त हो जाती है तो वो संवेदी गामक हो जाएगा जी। संवेदी गामक या संवेदी पेशी अवस्था जो जीन पियाजे की पहली अवस्था है ना, जो जन्म से 2 वर्ष तक की जो एज है वो, तो इसमें क्या करता है बच्चा, किसी वस्तु स्थायित्व, जी सेम टू सेम प्रश्न है प्रश्न क्रमांक 15 वाला, वस्तु स्थायित्व बोला है ना, तो इसका मतलब क्या होता है वस्तु स्थायित्व का। अब भी जस्ट प्रश्न क्रमांक 15 में बताया था ना कि हमारे सामने उस वस्तु को भी हम लोग देख सकते हैं जो हमारे सामने उपस्थित ना हो, उसके बारे में सोच सकते हैं, समझ सकते हैं और उसे ढूंढ निकाल सकते हैं। तो इस प्रकार की जो एक्टिविटी है वो संवेदी गामक अवस्था में करने लगता है जो बालक है वो, और उसमें दक्षता प्राप्त कर लेता है 0 से 2 वर्ष में। अभी जस्ट प्रश्न क्रमांक 15 में बताया ना सेम टू सेम प्रश्न है, बट इसको घुमा करके दिया है। तो आप लोगों को यही समझना है कि कैसे प्रश्नों को घुमाया जा सकता है सीडीपी में, ऐसे आप लोगों को याद रखना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 17 को ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? ऑप्शन ए विलंबित अनुकरण, ऑप्शन बी विचारों की अनुक्रमणीयता, ऑप्शन सी वर्तुल प्रक्रियता या ऑप्शन डी लक्ष्य निर्देशित व्यवहार। तो क्या इसका आंसर हो सकता है, बताइए सबसे पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी विचारों की अनुक्रमणीयता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा पूर्व संक्रियात्मक अवस्था काल के बच्चों को विशेषित करता है? तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था के काल के बच्चों को जो विशेषित करता है वो विचारों की अनुक्रमणीयता करेक्ट हो जाएगा। तो ये आप लोगों को याद रखना है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 17 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 18 को ध्यान से पढ़िए। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साम्य धारणा, ऑप्शन बी आत्मसातकरण, ऑप्शन सी संगठन या ऑप्शन डी समायोजन। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 18 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी आत्मसातकरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना किस नाम से जाना जाता है? तो प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना जो है वो आत्मसातकरण कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और आत्मसातकरण क्या होता है अगर आप लोगों को सरल शब्दों में बताऊँ ना तो आत्मसातकरण का मतलब ये होता है कि एक जो बच्चा पहली बार मान करके चलो अगर किसी कुत्ते को देखता है, सेम उदाहरण दे करके बता रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। एक जो बच्चा है वो पहली बार अगर किसी चार पैर वाले जानवर को देखेगा तो वो सबसे पहले क्या स्कीमा फिट करेगा कि ये चार पैर वाला जानवर क्या होता है? कुत्ता होता है। ठीक उसी प्रकार से जब बाद में वो जो बच्चा है वो चार पैर वाला जो दूसरा जानवर को देखेगा, ये जो वास्तविक में बकरी है, तो उसे भी वो क्या समझेगा? कुत्ता है। तो इस प्रकार से वो जो समझेगा ना कि हाँ चार पैर वाला जानवर कुत्ता होता है, तो बकरी को भी देखकर वो अगर कि कुत्ता समझेगा, सिर्फ वो समझेगा, ठीक है, क्योंकि उन्होंने दूसरा कोई जानवर देखा ही नहीं है, सिर्फ कुत्ता को ही देखा है। तो जब वो उसे बकरी को भी कुत्ता समझेगा ना, तो इस प्रकार से अपनी जो पुरानी जानकारी है उसी में ही जब इसको भी नई जानकारी को फिट कर लेता है या ऐड कर लेता है या जोड़ता है, तो उसे आत्मसातकरण कहते हैं। आत्मसातकरण किसे कहते हैं समझ में आया ना? मान के चलो पहली बार इस एक कुत्ते को देखा जिसकी चार पैर है, बाद में एक और जो जानवर है उसको देखा ये चार पैर ये भी है, तो इसको भी इन्होंने क्या समझा कि ये भी कुत्ता है, भले ही वो चाहे बकरी हो लेकिन वो बच्चा क्या समझेगा? कुत्ता ही है। तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको आत्मसातकरण कहेंगे, बिना किसी चेंजेस किए हुए। ठीक उसी प्रकार से जो समायोजन है वो आत्मसातकरण से थोड़ा सा अलग है। कैसे? तो सबसे पहले समायोजन को भी ध्यान से सुनिएगा, इसी उदाहरण के थ्रू समझाता हूँ। जब एक बच्चा पहली बार चार पैर वाले जानवर को देखा तो उन्होंने क्या समझा? इसको एक कुत्ता है, चार पैर वाला जानवर। ठीक उसी प्रकार से जब बाद में एक बकरी को देखा, इसका भी चार पैर है, तो वो भी पहले क्या समझेगा? कुत्ता ही है ये जो बकरी है वो। लेकिन बाद में इन दोनों के बीच को फ़र्क को जब पहचान लेगा ना कि वास्तविकता में ये जो कुत्ता है वो अलग है और ये जो चार पैर वाला एक और जो जानवर है वो बकरी है, ये अलग है। तो दोनों के बीच जब वो अंतर को पहचानेगा, जब उसको फ़र्क को कर लेगा, तो वो समायोजन कहलाएगा, एक दूसरे में इसको अडॉप्ट कर लेगा। ठीक है, तो समायोजन क्या होता है और आत्मसातकरण क्या होता है समझ में आया आप लोगों को? जब ना एक जानकारी को सबसे पहले देखेगा कि ये फलाना चीज़ है, ठीक उसी प्रकार से दूसरा चीज़ को देखेगा तो उसको भी जब वो समझेगा सेम टू सेम यही वो भी है, तो उसको क्या बोलेंगे? आत्मसातकरण कहेंगे। लेकिन जब ना पहली बार एक चीज़ को देखेगा जो बालक, उसे क्या समझेंगे? कुत्ता है समझेंगे। बाद में जब बकरी को देखेंगे तो उसको क्या कहेंगे? ये चार पैर वाला जानवर अलग है, ये बकरी है। तो दोनों के बीच जब फर्क को समझेगा, दोनों के बीच को अंतर को समझ जाएगा ना वो कि ये दोनों जानवर चार पैर भले ही है लेकिन ये दोनों अलग अलग है, तो उसे क्या कहेंगे? समायोजन कहेंगे। समझ में आया दोनों में अंतर क्या होता है? तो इस प्रकार से देखो प्रश्न क्रमांक 18 में क्या बोला है? प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी को जोड़ना, तो जोड़ना को क्या बोलते हैं? देखोगे पहले जब नई जानकारी को केवल जोड़ोगे, उसमें बदलाव करोगे, ये नहीं बोला है, क्योंकि दूसरा में आप लोग बदलाव कर रहे हो समायोजन में, लेकिन आत्मसातकरण में बदलाव नहीं करोगे, केवल जो पुरानी जानकारी है उसमें नई जानकारी को सिर्फ जोड़ रहे हो, तो वो आत्मसातकरण कहलाएगा। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसके बारे में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। और आप लोग एक चीज़ और याद रखिएगा, भले ही आप लोगों को टाइम
लगेगा चलेगा, लेकिन पूरी तरह से समझते हुए चलिएगा। समझोगे तो ज़्यादा प्रश्नों को हल कर पाओगे, लेकिन रटोगे, केवल आप लोगों को बता दूं पुरानी जानकारी में नई जानकारी को जोड़ना क्या कहलाता है, तो वो आत्मसातकरण कहलाता है। और चला जाऊँ, मत समझाऊँ आप लोगों को आत्मसातकरण क्या होता है, कोई मतलब नहीं होगा। दूसरा प्रकार से अगर आप लोगों को चेंज करके दे देगा, अगर पूछ दिया जाएगा आत्मसातकरण क्या है तो समझ नहीं पाओगे, अगर समझे नहीं रहोगे तो इसीलिए आप लोगों को थोड़ा डिटेल देने की कोशिश करता हूँ हमेशा मैं आप लोगों को। भले ही टाइम लगेगा भी चलेगा, लेकिन ज़्यादा समझने में जोर दिया करो। चलिए प्रश्न क्रमांक 19 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त संक्रियात्मक अवस्था के प्रमुख कौशलों में से एक है? ऑप्शन ए सुरक्षित रखने की योग्यता, ऑप्शन बी परिकल्पित निगमनात्मक तर्क, ऑप्शन सी द्वितीयक वर्तुल प्रक्रिया, या ऑप्शन डी सजीवात्मक चिंतन। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 19 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा, सुरक्षित रखने की योग्यता करेक्ट हो जाएगा। कैसे? निम्नलिखित में से कौन सा मूर्त क्रियात्मक अवस्था प्रमुख कौशलों में से एक है? मूर्त क्रियात्मक अवस्था बोला है जी, मतलब जो सामने में दिखाई देते हैं हमको, जो हमारे सामने प्रेजेंट है, उसको मूर्त क्रियात्मक अवस्था कहा जाता है। तो वो क्या कहलाता है? प्रमुख कौशल क्या होता है? सुरक्षित रखने की योग्यता को मूर्त क्रियात्मक कौशल कहलाता है। ये चीज़ आप लोगों को नोट करके रख लेना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 20 को अब ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? ऑप्शन ए पूर्व संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था, या ऑप्शन डी संवेदी चालक अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 20 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर सी अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क किस अवधि में विकसित होता है? परिकल्पित निगमनात्मक तर्क बोला है जी, तो परिकल्पित निगमनात्मक का मतलब ये होता है कि परिकल्पित जिसके बारे में आप लोग सोच सकते हो, तर्क कर सकते हो, मतलब जो चीज़ आप लोगों के सामने प्रेजेंट नहीं है, परिकल्पना कर सकते हो उसके बारे में, मतलब सोच सकते हो। तो इस प्रकार की अवस्था क्या होगा? अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था ना हो जाएगा जी। अमूर्त मतलब जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित नहीं है, लेकिन उसके बारे में भी हम लोग सोच सकते हैं। तो जीन पियाजे के अनुसार परिकल्पित निगमनात्मक तर्क की जो अवधि होता है, वो विकसित जो होता है ना, वो अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था के काल में विकसित होता है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 21 को अब ध्यान से पढ़िए। जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास के किस चरण में होते हैं? ऑप्शन ए संवेदी प्रेरक चरण, ऑप्शन बी मूर्त संक्रियात्मक चरण, ऑप्शन सी संक्रियात्मक चरण, या ऑप्शन डी औपचारिक संक्रियात्मक चरण। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, औपचारिक संक्रियात्मक चरण करेक्ट हो जाएगा। कैसे? जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत के अनुसार किशोर विद्यार्थी विकास किस चरण में होता है? किशोर विद्यार्थी विकास बोला है जी। किशोर का मतलब क्या होता है? किशोर का जो मतलब होता है वो 11 वर्ष से अधिक को ही ना किशोर बोला जाता है जी। हैं 11 वर्ष बोल लो या 12 वर्ष बोल लो, तो किशोर विद्यार्थी किस अवस्था में आएगा? तो किशोर विद्यार्थी का जो विकास चरण जो होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था ही ना हो जाएगा। और औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था का एज क्या है? 11 वर्ष से लेकर के 15 वर्ष मान सकते हो, या 11 वर्ष से अधिक जो आगे की जो एज होगा वो औपचारिक संक्रियात्मक चरण हो जाएगा जीन पियाजे के अनुसार। तो किशोर को देख करके ही आप लोगों का इतना मेंटालिटी, इतना सोच होना चाहिए कि आप लोग ईजी तरीके से ऑप्शन नंबर डी ले लेना चाहिए आप लोगों को, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 21 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए प्रश्न क्रमांक 22 को ध्यान से पढ़िए। उससे पहले आप लोगों के लिए एक सूचना है, ध्यान से सुनिएगा। अगर आप लोगों के मन में किसी प्रकार का सवाल हो या किसी प्रकार के अगर आप लोगों को सजेशन चाहिए, जिसके लिए आप लोग चाहते हो कि मैं अपना पर्सनल नंबर आप लोगों को सजेस्ट करूं, ताकि आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके किसी भी प्रकार की
सजेशन लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, या किसी भी प्रकार के प्रश्न हो तो वो पूछ सकते हो। तो उसके लिए आप लोगों को क्या करना है, सबसे पहले आप लोग इंस्टाग्राम पर जाइए और सर्च कीजिए बाय MD धीवर करके। वहाँ पर आप लोगों को मेरा प्रोफाइल मिलेगा और मेरे प्रोफाइल के कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि सर आप अपना नंबर दीजिए बोल करके। तो सबसे पहले मैं अपने फ़ोनपे का नंबर दे दूंगा और उस फ़ोनपे के नंबर पे आप लोगों को केवल 200 आप लोगों को फ़ोनपे करना है और उसके बाद मेरा जो पर्सनल नंबर है उसे आप लोगों को दे दूंगा मैं। और उसके बाद आप लोगों को कभी भी ना, जब चाहो तब आप लोग डायरेक्ट मेरे से कॉल करके बात कर सकते हो। इसके बाद किसी भी प्रकार के अगर सजेशन लेना चाहते हो तो वो ले सकते हो, या किसी भी प्रकार के अगर सवाल हो तो वो डायरेक्ट मेरे से पूछ सकते हो। तो इसके लिए ना आप लोगों को ये जो रिक्वायरमेंट है वो फॉलो करने पड़ेंगे। और इस प्रकार के रिक्वायरमेंट मैं इसीलिए रखा हूँ ताकि क्या है ना, फ्री ऑफ कॉस्ट में अगर मैं दे दूँ तो क्या करेंगे, बार बार लोग ना फ़ोन करके छोटे छोटे सवाल को बार बार पूछेंगे और बार बार फ़ोन करेंगे। तो इसीलिए इस प्रकार की जो रिक्वायरमेंट है वो रखा हूँ ताकि जिनको विशेष तरीके से, विशेष प्रकार से जिनको आवश्यकता हो, केवल उन्हीं को ये जो नंबर है वो मैं दे सकूँ। तो उन्हीं लोगों के लिए, विशेष व्यक्तियों के लिए, जिन लोगों को विशेष प्रकार से सजेशन की आवश्यकता है उन लोगों के लिए। ठीक है, एक बार सोचिएगा ज़रूर इसके बारे में। तो चलिए अब हम लोग पढ़ने की ओर फोकस करते हैं, तो ध्यानपूर्वक पढ़िएगा आप लोग। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। इसी प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 को पढ़िए। अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में किसकी एक विशेषता है? ऑप्शन ए मूर्त संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन बी औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था, ऑप्शन सी संवेदी गामक अवस्था, या ऑप्शन डी पूर्व संक्रियात्मक अवस्था। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले। तो प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था करेक्ट हो जाएगा। कैसे? अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन के लिए क्षमता का विकास निम्नलिखित अवस्थाओं में से किस एक अवस्था की विशेषता है? साफ साफ प्रश्न में ही ये बोल दिया गया है अमूर्त वैज्ञानिक चिंतन, मतलब जो चीज़ हमारे सामने उपस्थित नहीं है उसके बारे में भी सोचा जा सकता है। तो किस अवस्था में सोचा जा सकता है? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था में ही ना होगा जी। जीन पियाजे ने जो 4 प्रकार की अवस्था बताया उसमें चौथा जो अवस्था वो कौन सा होगा? औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था बोल लो या अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था बोल लो, तो यही ना हो जाएगा। इसमें अमूर्त साफ साफ बोल दिया है ना, तो ऑप्शन नंबर डी ही ना हो जाएगा जी, जिसका जो एज है वो 11 वर्ष से 15 वर्ष जो एज है वो लिया गया है। तो ऐसे इजी तरीक़ा से प्रश्न को देखकर ही आप लोगों से ऐसे आंसर बन जाने चाहिए। ऐसे तरीके से आप लोगों को तैयारी करना है। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 22 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं फिर से। ये प्रश्न क्रमांक 24 को ध्यान से पढ़िए। खाली स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भ के प्रभावों को समझना आवश्यक है। ऑप्शन ए जीन पियाजे, ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन सी अल्बर्ट बैंडूरा, या ऑप्शन डी लॉरेंस कोलबर्ग। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर है ना, वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोस्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? खाली स्थान के अनुसार बच्चों के चिंतन के बारे में सामाजिक प्रक्रियाओं तथा सांस्कृतिक संदर्भों के प्रभाव को समझना आवश्यक है। तो ये जो लाइन है ना, वो लेव वाइगोस्की ने कहा था, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और लेव वाइगोस्की ने ना संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया था, और संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अंतर्गत बच्चों के चिंतन के बारे में ना सामाजिक प्रक्रियाओं और सांस्कृतिक संदर्भों के बारे में बताया था कि किस प्रकार से सामाजिक और सांस्कृतिक संदर्भ में प्रभाव पड़ता है। इसको समझने के लिए लेव वाइगोस्की ने जो संज्ञानात्मक विकास की जो चरण है ना उसका प्रतिपादन किया था, उसका सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। ठीक है, तो सब प्रमुख तौर पे आप लोगों को याद रखना है सामाजिक और सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो किसने दिया? तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो लेव वाइगोस्की ने दिया। नोट करके रख लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 24 का जो करेक्ट आंसर होगा ना, ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं इसी प्रकार से। चलिए प्रश्न क्रमांक 25 को अब ध्यान से पढ़िए। निम्नलिखित में से किस मनोवैज्ञानिक ने बच्चों को ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उसके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तु के प्रभावों को महत्व दिया? ऑप्शन ए जॉन बी वॉटसन, ऑप्शन बी लेव वाइगोस्की, ऑप्शन सी जीन पियाजे, या ऑप्शन डी लॉरेंस कोहलबर्ग। तो क्या इसका आंसर होगा बताइए सबसे पहले।
तो प्रश्न क्रमांक 25 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी लेव वाइगोत्स्की करेक्ट हो जाएगा। ये भी प्रश्न सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 24 की तरह है, लेकिन थोड़ा सा घुमा करके इसको भी पूछा गया है। कैसे? तो निम्नलिखित में से किस वैज्ञानिक ने बच्चों के ज्ञान के सक्रिय जिज्ञासु के रूप में देखते हुए उनके चिंतन पर सामाजिक एवं सांस्कृतिक विषय वस्तुओं को प्रभाव को महत्व दिया? सामाजिक सांस्कृतिक विषय वस्तु बोला है, और सामाजिक सांस्कृतिक चिंतन पर जो विषय वस्तु दिया या सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो दिया वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया। अभी जस्ट आप लोगों को नोट करने के लिए बोला था इसीलिए, ठीक है। तो सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की ने दिया, नोट करके रख लीजिए, दोबारा फिर से बोल रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा ऑप्शन नंबर ए जॉन बी वॉटसन, तो वॉटसन ने ना व्यवहारवाद दिया था। क्या? तो व्यवहारवाद का जो सिद्धांत है वो वॉटसन ने दिया था, आप लोगों को नोट करके रखना है। कैसे याद रखोगे? व्यवहार का वॉट लगाने वाला वॉटसन है। क्या? तो व्यवहार का वॉट लगाने वाला वॉटसन है। तो व्यवहारवाद का सिद्धांत किसने दिया? तो वॉटसन ने दिया। ऐसे आप लोग याद रख लेना। जीन पियाजे ने क्या दिया? तो संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया है, ये नोट करना है। लॉरेंस कोलबर्ग ने क्या दिया था? तो आप लोगों को नैतिक विकास का इसके पहले चैप्टर को पढ़ाया था ना आप लोगों को, तो नैतिक विकास का जो सिद्धांत है वो लॉरेंस कोहलबर्ग ने दिया था। तो ये आप लोगों को इसको भी नोट कर लेना है, ठीक है। जो प्रमुख प्रमुख मनोवैज्ञानिक है आपके बाल विकास के चैप्टर में उसको बता रहा हूँ, इसको नोट कर लेना। ऐसे प्रश्न जो होते हैं ना लगभग पूछे जाते हैं, इसीलिए आप लोगों को एक्स्ट्रा बताने की कोशिश करता हूँ। चलिए प्रश्न क्रमांक 27 को ध्यान से पढ़िए। यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित है? ऑप्शन ए चार्ल्स डार्विन, ऑप्शन बी बी.एफ. स्किनर, ऑप्शन सी यूरी बैनफोर्न ब्रेनर या ऑप्शन डी लेव वाइगोत्स्की। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 27 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी लेव वाइगोत्स्की करेक्ट हो जाएगा। कैसे? यह तथ्य कि बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान की आवश्यकता होती है निम्नलिखित में से किस व्यक्ति से संबंधित होता है? बच्चों को सांस्कृतिक रूप से प्रासंगिक ज्ञान, सांस्कृतिक रूप से, तो आप लोग मुझे ये बताओ सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत किसने दिया है? तो सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत जो है लेव वाइगोत्स्की ने दिया। 3 बार हो गया आप लोगों को बताते बताते। तो ये चीज आप लोगों को याद रखना है, सामाजिक सांस्कृतिक जो सिद्धांत है वो लेव वाइगोत्स्की नामक मनोवैज्ञानिक ने दिया है। तो नोट करके रख लीजिएगा। अनेक प्रकार से जो प्रश्न होते हैं ना इस प्रकार से घुमा करके पूछे जाते हैं। चलिए प्रश्न क्रमांक 28 को ध्यान से पढ़िए आप। वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को संयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो इसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए समीपस्थ विकास का क्षेत्र, ऑप्शन बी पाड़ ढांचा, ऑप्शन सी अंतः व्यक्ति निष्ठता या ऑप्शन डी खोजपूर्ण अधिगम। तो क्या इसका आंसर हो सकता है बताइए? तो प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर है ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर बी पाड़ या ढांचा करेक्ट हो जाएगा। कैसे? वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक वयस्क बच्चे के निष्पादन के वर्तमान स्तर को सहयोग द्वारा विस्तारित करते हैं तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे पाड़ या ढांचा कहते हैं, ये आप लोगों को याद रखना है। और मुझे पता है कि आप लोगों को ये जो प्रश्न क्रमांक 28 है ना वो समझ में नहीं आया होगा। आप लोगों को मैं समझा देता हूँ पाड़ या ढांचा क्या होता है सरल शब्दों से, ठीक है। तो पाड़ या ढांचा का मतलब होता है वाइगोत्स्की के अनुसार जब एक व्यक्ति ना मान के चलो साइकिल चलाना सीखता है, तो साइकिल चलाना सीखेगा ना तो एक जो व्यक्ति रहेगा उसको साइकिल चलाना सिखाएगा, पीछे से उसका सहयोग करेगा, मदद करेगा, मतलब जो पीछे से कैरियर होता है ना साइकिल का तो उसको पकड़ के उसको साइकिल चलाने सिखाएगा। और धीरे धीरे जब वो सीखते जाएगा ना तो अपना जो मदद है ना उसको कम करते जाएगा, मतलब एक टाइम ऐसा आएगा कि उसको छोड़ देगा चलाते चलाते। और जब वो चलाना सीखेगा ना तो पूरी तरह से धीरे धीरे करके जब वो मदद करने को छोड़ देगा ना तो उसी प्रकार की जो क्रिया है, जो कौशल है, उसको पाड़ या ढांचा कहते हैं। ठीक है, समझ में आया आप लोगों को? जब एक व्यक्ति किसी प्रकार की कौशल को सीखता है तो उसके कौशल को सीखने के लिए किसी प्रकार की जो सहयोग है उसकी आवश्यकता पड़ता है, तो एक व्यक्ति द्वारा उसका सहयोग किया जाता है। और जब वो व्यक्ति जो सीख रहा है वो जो कौशल को धीरे धीरे करके अच्छे से सीखते जाता है और जो सहयोगी होगा वो धीरे धीरे उसकी जो मदद है उसको कम करते जाता है। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया
प्रक्रिया होता है उसे पाड़ या ढांचा कहते हैं और वाइगोस्की के अनुसार इसे ही कहते हैं पाड़ या ढांचा। सेम टू सेम प्रश्न क्रमांक 28 वही का है। थोड़ा सा जो इसका सीडीपी का जो शब्द होता है ना वो थोड़ा सा क्लिष्ट होता है, ठीक है, मतलब थोड़ा सा ना सीडीपी का लैंग्वेज थोड़ा सा टफेस्ट टाइप से होता है, तो इसको आप लोगों को थोड़ा सा ध्यानपूर्वक पढ़ना होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। पाड़ या ढांचा जो किसने दिया था ये प्रश्न पूछा जाएगा तो वाइगोस्की को याद रखना है। और समीपस्थ विकास का क्षेत्र जो है ना वो भी वाइगोस्की ने दिया था, जिसे जोन ऑफ प्रोक्सिमल डेवलपमेंट, जिसका शॉर्ट फॉर्म जेडपीडी के नाम से जाना जाता है, इसे भी वाइगोस्की ने दिया था। ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है इसको भी, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 28 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट प्रश्न को पढ़ते हुए चलते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 29 को अब ध्यान से पढ़िए। सीखने के सिद्धांतों के संदर्भ में स्कैफ फोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है। ऑप्शन ए सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग, ऑप्शन बी विद्यार्थियों द्वारा की गई गलतियों के कारणों का पता लगाना, ऑप्शन सी अनुरूपित शिक्षण या ऑप्शन डी पूर्व अधिगम की अनुरावृत्ति। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग करेक्ट हो जाएगा। कैसे? सीखने के सिद्धांत के संदर्भ में स्कैफ फोल्डिंग खाली स्थान की ओर संकेत करता है। तो स्कैफ फोल्डिंग का जो मतलब होता है, जो अभी हम लोगों ने प्रश्न क्रमांक 28 में जो आप लोगों को बताया ना पाड़ या ढांचा, तो पाड़ या ढांचा को ही ना स्कैफ फोल्डिंग कहा जाता है। ये आप लोगों को याद रखना है। जैसे ना जब कोई बच्चा कोई स्किल को सीखता है, कोई कौशल को सीखता है, तो उसके माता पिता, उसके शिक्षक या उसके कोई भी सहयोगी द्वारा उसका मदद किया जाता है उस कौशल को सीखने में। और सीखने के बाद ना धीरे धीरे जब बच्चा उसको सीखते जाता है तो उसके सीखने के जो स्किल है, अपना जो सहयोग है उसको धीरे धीरे कम करते जाता है जो उसका सहयोग कर रहा है वो व्यक्ति। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया है जिससे बच्चा उस स्किल को सीख पाए तो उसे क्या बोलेंगे? स्कैफ फोल्डिंग बोलेंगे या पाड़ बोलेंगे या ढांचा बोलेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है। और ये जो सिद्धांत दिया है वो वाइगोस्की ने दिया है, ये चीज़ आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 29 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट हो जाएगा। सीखने में वयस्कों द्वारा अस्थायी सहयोग किया जाएगा, ये करेक्ट हो जाएगा। चलिए आज की क्लास के अंतिम प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। तो प्रश्न क्रमांक 30 को आप लोग ध्यान से पढ़िए। बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? ऑप्शन ए प्रबलन, ऑप्शन बी अनुबंधन, ऑप्शन सी मॉडलिंग या ऑप्शन डी पाड़ या ढांचा। तो क्या इसका आंसर होगा? तो प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना वो आप लोगों का ऑप्शन नंबर डी पाड़ या ढांचा ही करेक्ट हो जाएगा। कैसे? बच्चों को संकेत देना तथा आवश्यकता पड़ने पर सहयोग प्रदान करना निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो ये जो उदाहरण है वो पाड़ या ढांचा कहीं ना हो जाएगा जी। अभी जस्ट आप लोगों को बताया ना कि मान के चलो एक जो बच्चा है वो साइकिल चलाना सीखता है और शुरुआती जब वो सीखता है तो उसको क्या किया जाता है? पीछे से उसको सहयोग दिया जाता है कि तुम साइकिल चलाओ, मैं पकड़ा हूँ बोल करके। और जैसे जैसे उसको आवश्यकता होता है उसके अनुसार उसको सहयोग दिया जाता है। और जैसे उसको आवश्यकता नहीं रहता, मतलब उस स्किल को, उस कौशल को अगर वो सीखते जाता है जैसे जैसे, तो अपना जो सहयोग है उसको धीरे धीरे कम करते जाता है। तो इस प्रकार की जो आवश्यकता होता है, आवश्यकता पड़ने पर तो उसको क्या बोलते हैं? तो उसको पाड़ या ढांचा ही ना बोलेंगे जी। तो इस प्रकार से प्रश्न क्रमांक 30 का जो करेक्ट आंसर होगा ना ऑप्शन नंबर डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा। तो अगर आप लोगों को ये जो क्लास है वो अच्छा लगा होगा तो बिल्कुल चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, ताकि इसी प्रकार से ना मैं आप लोगों का क्लास हमेशा लाऊं तो प्रॉपर टाइम पे आप लोगों को नोटिफिकेशन मिले। और जब आप लोग सब्सक्राइब करते हो ना तो मेरे को बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है जी, कि आप लोगों का एक दिन में ना 2 से 3 क्लास कम से कम लेकर के आऊँ, ताकि आप लोगों को और बेहतरीन तरीके से तैयारी हो पाए। तो इसी उम्मीद के साथ आप लोग अवश्य सब्सक्राइब करोगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। और एक चीज़ आप लोगों को बताऊं, अभी रात के ना 1 बज रहे हैं एक्चुअल में आप लोगों का जो ये जो क्लास है वो चल रहा है वो, ठीक है। तो अभी टाइम रात के 1 बजा हुआ है, तो इतना टाइम मैं आप लोगों को अच्छे से बना पाता हूँ। तो इतना मेहनत कर रहा हूँ आप लोगों के लिए, तो इतना तो उम्मीद मैं भी कर सकता हूँ। चलिए आप सभी लोगों का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। बढ़िया से आप लोग पढ़िएगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।